माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस वन शॉट एनसीईआरटी के वीडियो में। हम आपको एक ही दिन में एक पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर देने वाले हैं। और गजब की बात है बेटा, आप लोगों के लिए इतना जल्दी रिवाइज नहीं कर सकते। आप पूरा का पूरा चैप्टर हमारे साथ आओ, रिवाइज करो, देखो आप कितने जल्दी से पूरा रिवीजन कर सकते हो। आगे बढ़ना है, आओ मिलो और जुड़ करके देखो कितना बेहतरीन मौका है आपके पास पूरा का पूरा रिवीजन के लिए। आज हम पहली बार लेकर के आ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन। मालूम है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल के साथ आपके पास मिलेगा ये प्रॉब्लम, ठीक है ना। आज देखते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, यानी दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का जो होमोजीनस मिक्सचर है उसको बोलेंगे सॉल्यूशन। ये होमोजीनस क्या होता है? थ्रू आउट द सॉल्यूशन कंपोजिशन शुड नॉट बी चेंज्ड, यानी जो हमने मिलाया है ना सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट मिलाया है, ठीक है ना, सॉल्वेंट में उन दोनों को मिलाया तो दोनों के फिजिकल स्टेट एक सिंगल, ऊपर से नीचे तक उनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो बेटा, ये हुआ होमोजीनस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या हुआ? होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, क्या हो गया? सॉल्यूशन। यह होमोजीनस क्या हुआ? यानी इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरा ऊपर से नीचे तक एक जैसा, ठीक है ना। अब इसमें सोल्यूट क्या होता है? जो घोलते हैं, चीनी मिलाया ना पानी में, सोल्यूट, ठीक है ना, क्लियर। और जो सॉल्वेंट जिसमें आप घोल रहे हो, जनरली हम लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन एक पॉइंट आप और यहां पर ध्यान रखो, सोल्यूट जनरली लेसर अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट जनरली लार्जेस्ट अमाउंट में होता है, ठीक है ना बेटा। और सोल्यूट की फिजिकल स्टेट डिसअपीयर हो जाती है। देखो ना, चीनी मिलाया पानी में, चीनी की फिजिकल स्टेट गायब। अच्छा, दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। ग्लूकोज सुक्रोज मिलाओ ना पानी में, उसकी फिजिकल स्टेट गायब। तो जिसकी फिजिकल स्टेट डिसअपीयर होगी वो क्या होगा? सोल्यूट, ठीक है ना। जनरली क्या होगा? लेसर अमाउंट में होगा, यानी जो मिक्स हो जाए सॉल्वेंट में। तो देखो सोल्यूट क्या हुआ? वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के अलावा जो कुछ भी है, ठीक है ना, किसमें? सॉल्यूशन में, वो क्या हो गया? सोल्यूट। और मैंने क्या बोला? सोल्यूट के साथ एक और पॉइंट ध्यान रखिए, क्या? सोल्यूट की फिजिकल स्टेट डिसअपीयर हो जाती है। सॉल्वेंट कौन? जनरली लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है, जनरली बोला है, यानी कहीं कुछ गड़बड़ भी होता होगा, ठीक है ना। जैसे अमोनिया जब डिसॉल्व करोगे ना 1 लीटर पानी में, तो अमोनिया का अमाउंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा घुल जाता है पानी में, ठीक है ना। यानी 1 लीटर पानी में बहुत ज़्यादा अमोनिया डिसॉल्व हुई, लेकिन फिर भी हम अमोनिया को क्या बोल रहे हैं? सोल्यूट, ठीक है ना। तो जिसकी फिजिकल स्टेट डिसअपीयर हो जाए, अमोनिया गया पानी में, अमोनिया की फिजिकल स्टेट गायब, गैस ना दिखाई देगा वो, इसलिए अमोनिया क्या हो गया? सोल्यूट। तो यानी जिसकी बेटा फिजिकल स्टेट डिसअपीयर हो वो क्या हुआ? सोल्यूट। यानी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के अलावा जो कुछ भी है वो सोल्यूट। जनरली इसकी फिजिकल स्टेट डिसअपीयर, जनरली ये लेसर अमाउंट में होता है। और सॉल्वेंट यानी जो लार्जेस्ट अमाउंट में होगा सॉल्यूशन में, दैट इज द सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट अपनी फिजिकल स्टेट रिटेन रखता है। और देखो बेटा, अब मैं आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में ले चलता हूं। ये देखें, 9 तरीके का सॉल्यूशन आपके पास बनता है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान है, सॉल्यूशन होगा कौन सा? किसके जैसा? जैसा हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट गैस, तो कैसा हुआ? गैसियस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट लिक्विड, तो कैसा हुआ? लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट सॉलिड, तो सॉलिड सॉल्यूशन। सोल्यूट, इसकी फिजिकल स्टेट गायब, डिसअपीयर। मिलाओ, गैस इन गैस का एग्जांपल एयर, यानी ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन। लिक्विड इन गैस का एग्जांपल क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन, या क्लोरोफॉर्म इन एयर, ठीक है ना। और देखो बेटा, सॉलिड इन गैस, कैंफर, कैंफर ले लो ना, ऐसे रगड़ दो, पूरा कैंफर गायब हो जाएगा। सॉलिड कैंफर कहाँ चला गया? एयर में।
सॉल्यूशन कैसा हो गया, गैसियस, ठीक है ना। तो देखो बेटा सॉलिड गैस यानी कैम्फर इन एयर, गैसियस होगा ये सॉल्यूशन। अब बेटा देखो गैस इन लिक्विड, तो देखो ना जो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर है ना, हम लोग या जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना, जो पानी में डिजॉल्व हो गया। इसके अलावा हम लोग भी तो पी रहे होते हैं कार्बोनेटेड वाटर, वो पेप्सी कोला वगैरह क्या है, CO2 अंडर प्रेशर डिजॉल्व हुआ है उसमें, ठीक है ना, वही कार्बोनेटेड वाटर यानी गैस इन वाटर। और देखो बेटा लिक्विड इन लिक्विड का बेहतरीन एग्जांपल इथेनॉल डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है ना, या और भी कोई लिक्विड ले लो ना, जैसे बेंजीन टाल्विन घोल दो आपस में, हो गया, ठीक है ना, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल। सॉलिड इन लिक्विड कौन सा, चीनी मिलाओ पानी में, सॉलिड हुआ ना चीनी, पानी में मिला तो सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड के जैसा। सॉल्यूट सॉलिड गायब हो गए, सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट। और देखो बेटा गैस इन सॉलिड, गैस की फिजिकल स्टेट गायब हो जानी चाहिए, सॉल्यूशन हमको सॉलिड जैसा दिखाई दे। तो बहुत पॉपुलर एग्जांपल है बेटा, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लैटिनम और पैलेडियम, प्लैटिनम या पैलेडियम के सरफेस पर वो हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और वो बन जाता है गैस इन सॉलिड का सॉल्यूशन। अब देखो बेटा लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड यानी लिक्विड होगा और सॉलिड में मिल जाएगा, जैसे मरकरी लो, मरकरी लिक्विड है ना, सॉलिड सोडियम में मिलाओ तो सोडियम अमलगम बन जाएगा, ये NaHG, ये भी हमारा सॉलिड होता है, इसलिए ये सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हुआ क्या, लिक्विड मरकरी डिजॉल्व्ड इन सोडियम, सोडियम अमलगम, ठीक है ना। और देखो सॉलिड इन सॉलिड का बेहतरीन एग्जांपल जो गोल्ड पहनते हो ना, 18 कैरेट 12 कैरेट 22 कैरेट 20 कैरेट वाला, उन सब में कॉपर डिजॉल्व होता है गोल्ड के साथ, तो कॉपर इन गोल्ड एलॉय हो गया ना। जो भी एलॉय होते हैं ना वो सॉलिड इन सॉलिड का मिक्सचर हैं, ठीक है ना। कैसे, होमोजीनस बोला था ना, होमोजीनस में क्या होता है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन कंपोजिशन शुड नॉट बी चेंज्ड। अब मैं बेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि बताओ कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या हैं, यानी हम कितने तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत से तरीके से, हमारे एनसीईआरटी में बस कुछ लिमिटेड है, उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा इनकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जाती है, ध्यान दीजिए कितने सिंपल से डेफिनेशन है। क्या चल रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। देखो बेटा ये मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड इन, ये देखो घोल रहे हैं किसमें, 1 kg सॉल्वेंट में, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, मोलालिटी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड एज मोलालिटी। देखो कितने अच्छे आसान डेफिनेशन है। ये नंबर ऑफ मोल्स, ये डिजॉल्व किया किसमें, 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट में हम जितने भी मोल्स डिजॉल्व करते हैं वही क्या हो गया, मोलालिटी। देखो कितनी सिंपल डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड एज मोलालिटी। अच्छा इसी से देखो डेफिनेशन भी आ गई, ये देखो मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल m यानी मोलालिटी इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ये देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये जो नीचे ना अपान में कर दो, क्या हो गया बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। देखो कितनी आसान डेफिनेशन भी हो गया, फार्मूला भी हो गया ना। क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड एज मोलालिटी। फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अच्छा और छोटा छोटा लिखना है, आओ, मोलालिटी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट kg में। ध्यान दीजिएगा kg में है, बस ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। हाँ ये ग्राम में लिखोगे तो 1000 कर देना भैया, और क्या है,
ये लो बेटा, एक और देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter of solution called as molarity। क्या हो गया? मोलैरिटी, और इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। हो गया ना डेफिनेशन? देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन, ये घोल रहे हैं भैया किसमें? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कॉल्ड एज मोलैरिटी, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। इधर देखो भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कॉल्ड एज नॉर्मैलिटी। ये देखो नॉर्मैलिटी, और किससे रिप्रेजेंट कर दिया इसको? नॉर्मैलिटी को कैपिटल N से। अब देखो बेटा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। इसको हम लोग स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं भैया। ये देखिए s, आ जाओ s देखो s, ठीक है ना? क्या हो गया? स्ट्रेंथ। सिंपल है। तो देखो डेफिनेशन कितनी आसान हो गई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कॉल्ड एज मोलैरिटी। तो देखो फार्मूला क्या बना? मोलैरिटी इक्वल हो गया नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। किसके मोल्स? सोल्यूट के मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते थे? याद करो, मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। भैया नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास अपॉन मोलर मास होता है ना? आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल है, बहुत सिंपल। अब आओ देखते हैं, नॉर्मैलिटी भी देख लो, इसको छोड़ो मत। ये देखो नॉर्मैलिटी इक्वल टू हुआ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये देखो भाई, वही वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। आ गया? ये बन गया नॉर्मैलिटी। सिंपल है एकदम। इधर देखो स्ट्रेंथ क्या बना? डिफिनीशन, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। देखो ना स्ट्रेंथ क्या हो गया? मास ऑफ सोल्यूट किसमें? ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। हो गया स्ट्रेंथ। तभी इसको ग्राम पर लीटर में बोलते हैं, ठीक है? आ गई? बोलो सारी डिफिनीशन और फार्मूला साथ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो बेटा एक और, मास परसेंटेज। तो देखो क्या हुआ? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो क्या बोल देंगे उसी को? मास परसेंटेज। तो ये देखो ना क्या बना फार्मूला? मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। ये है ना, ये ऊपर ये नीचे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना? ये लीजिए साहब, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स, ठीक है ना? और इनटू 100। बोलो भाई, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 100 हो गया मास परसेंटेज। कितना सिंपल है। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कॉल्ड एज मास परसेंटेज। यानी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। कितना सिंपल है भाई। सब फार्मूला और डिफिनेशन दोनों एक ही में है। ये देखो एक और आपको दिखाता हूँ, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होगा बेटा? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि परसेंट बताना ना, इसलिए 100 लेना पड़ा, ठीक? क्या हुआ? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन कॉल्ड एज वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज में आ जाओ। क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन कॉल्ड एज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, या खाली वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर हो गया? तो देखो बेटा,
ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बराबर यानी मास एब्सोल्यूट इन ग्राम्स, मास एब्सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, किसमें, इन ml, अब इनटू 100 हो गया, मास एब्सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100, क्या हो गया बेटा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो ना, वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट किसमें, इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, ये देखिए हमारा वॉल्यूम परसेंटेज बन गया। सिंपल है ना, यानी तुरंत आप एक ही लाइन में डेफिनेशन और फॉर्मूले सब एक साथ याद कर सकते हो। अब बेटा देखो एक और आया पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, तो जैसे परसेंट था ना, पर 100 में वो 100 ग्राम हो सकता है, 100 ml हो सकता है, ऐसे पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन सॉल्यूशन में। अब बताओ, अब 1 मिलियन क्या, ग्राम, ठीक है ना। तो देखो बेटा क्या हुआ, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन या डिजॉल्व्ड इन 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन कॉल्ड एज पीपीएम, है ना, सिंपल। तो देखो बेटा मिलाओ, क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, ये रहा पीपीएम, ये अपान ये इंटू 10⁶ आया ना, क्या बना, ये देखो, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ठीक है ना भाई, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁶, क्या हो गया, पीपीएम। अब ऐसे ही हम पीपीबी भी तो बोल सकते हैं, मास ऑफ, यानी पर बिलियन में कितना होगा, वो मिलियन है वो बिलियन है, यही तो आ जाएगी बात, है ना। तो यानी बहुत सिंपल सी बात है बेटा। एक और देखो, मोल फ्रैक्शन वाला, ठीक, तो मोल फ्रैक्शन किसका, सोल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें, ठीक है ना बेटा, यानी ए और बी मिला दो या 1 और 2 मिला दो, जैसा भी आपका उसमें। तो देखो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये देखो डिजॉल्व इन, प्रेजेंट इन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन में जितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट होंगे वही क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सिंपल है ना। इसको एक्स स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करें, स्मॉल एस माने सोल्यूट, और यहां देखो कैपिटल एस बोलेंगे तो सॉल्वेंट। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन called as mole fraction of solvent, number of moles of solute present in total number of moles of solution called as mole fraction of solute। तो सिंपल सी बात हुई ना, ये देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी उसके मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बोलो एक और देखो भैया, एक्स कैपिटल एस यानी सॉल्वेंट के मोल्स, तो क्या हो जाएगा भैया, यानी उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का अपॉन कैसे बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट के मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन called as mole fraction of solute। यहाँ देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, क्या हो जाएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बोलो, तो यानी ये डेफिनेशन भी बन गई हमारी। अब बेटा एक चीज और यहाँ पर पूछता, बताओ इसमें से कौन टेम्परेचर पर डिपेंड है। जहाँ जहाँ वॉल्यूम आ जाए ना, और वहीं वहीं टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ कहीं वॉल्यूम आया क्या, नहीं ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। अब देखो मास परसेंटेज, यहां वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज वाले में आओ, पीपीएम आओ,
पीपीएम में मास ऑफ सोल्यूशन आया, वॉल्यूम नहीं, ये नहीं डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। इधर आइए, यह देखिए वॉल्यूम आया, बीच में वॉल्यूम आया ना, वॉल्यूम आया ना, यानी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और देखो बेटा, यहाँ पर देखो मास ऑफ सोल्यूशन आया ना, वॉल्यूम तो नहीं आया, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ये देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, यहाँ वॉल्यूम आया ना, तो वॉल्यूम जब आ गया बेटा तो बट नेचुरल है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो मेरे को ये ध्यान रखना है कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कौन नहीं। देखो मोलालिटी, मास आ गया ना सॉल्वेंट का, ये नहीं करेगा। तो मैं एक लाइन में बोलूं तो देखो क्या हो जाएगा, चेक कर लो भैया, क्या हो जाएगा, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोलालिटी है ना, और कौन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मास परसेंटेज यानी वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है ना, ये जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, पीपीएम टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर हो गया बेटा, ये टेम्परेचर पर डिपेंड किया। एक सुपरस्टार फार्मूला है, सुपरस्टार वही होता है जिसको सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हो, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी सॉल्यूशन की तो मास सॉल्यूशन का, वॉल्यूम सॉल्यूशन का, डेंसिटी सॉल्यूट की तो मास सॉल्यूट का, वॉल्यूम सॉल्यूट का, डेंसिटी सॉल्वेंट का तो मास सॉल्वेंट का, वॉल्यूम सॉल्वेंट का। इनके आपस में भी कोरिलेशन होते हैं, उसका भी हम इस्तेमाल करके यहाँ पर प्रॉब्लम्स को करते हैं। तो प्रॉब्लम्स को तो हम आपको आगे दिखाएंगे कैसे होता है। ठीक है ना बेटा, उनके साथ में इन फार्मूलों को फिर मिला करके डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा कैसे ये बन जाते हैं। ठीक है ना, आइए अब मैं बात करता हूं सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी क्या चीज हो गई बेटा, जितना भी मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूशन में सोल्यूट का प्रेजेंट होता है वही हो गया क्या, सॉल्युबिलिटी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, क्योंकि भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी में बदलाव आएगा। तो देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट that can be dissolved in a specified amount of solvent at particular temperature, at specified temperature आया, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितना भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट का डिसॉल्व करोगे ना, ठीक है ना, सॉल्यूशन में, हम लोग उसी को बोलेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी। जैसे देखो बेटा, मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, नमक है NaCl, 36 ग्राम NaCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम सॉल्वेंट यानी वाटर में डिसॉल्व होती है। ठीक है ना बेटा, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो आगे की बात करते हैं। ये सॉल्युबिलिटी कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जरा उसको समझिएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा, एक बात तो याद रखना, हम लोग बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, ऐसा बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे एक कोई कंपोनेंट आपने लिया सोल्यूट और एक दूसरा कंपोनेंट लिया, अगर दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसा है तो वो घुलेगा, अगर एक जैसा नहीं है तो नहीं घुलेगा। जैसे बेटा देखो, नमक है, नमक है ना, तो नमक देखो पानी में घुल जाता है, लेकिन नमक अल्कोहल में घोलने जाओगे नहीं घुलेगा, बेंजीन में नहीं घुलेगा, कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं घुलेगा। ठीक है ना, यानी नमक में क्या हुआ, आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। जब वाटर में ले जाते हैं तो वाटर में पोलर सॉल्वेंट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंड होता है, तो खींच लेता है उसको। जो उसका नेगेटिव इंड है वाटर का वो Na+ आयन को खींचता है, जो वाटर का पॉजिटिव इंड है वो Cl- आयन को खींचता है और खींच के अपने में मिला लेता है। ठीक है ना बेटा, ऐसे जैसे हमने सुक्रोज लिया, ठीक, ग्लूकोज लिया, फ्रक्टोज लिया, इनको देखो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो, बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, अब जैसे हम लोग अल्कोहल ले लें, ठीक, अल्कोहल ले लें, अमीन ले लें, पानी में घुलते हैं, ठीक है, लेकिन कम घुलते हैं, लेकिन अगर उन्हीं को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घोल दो ना तो ज़्यादा घुल जाएंगे। तो यानी क्या हुआ बेटा,
जो पोलर सोल्यूट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं, ज़्यादा घुलते हैं, और जो नॉन पोलर सोल्यूट होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं। यानी पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा घुलते हैं। यानी नॉन पोलर की सॉल्बिलिटी किस में ज़्यादा होगी? नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और पोलर सोल्यूट की सॉल्बिलिटी किस में ज़्यादा होगी? पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा होगी। तभी क्या बोला गया, ये देखिए उसमें डिजॉल्व होते हैं, सोल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इफ द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर सिमिलर। तभी क्या बोला गया, वी मे से लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी एक जैसे को अपने में मिला लेता है, ठीक है ना बेटा। अब बेटा एक चीज जानना, जैसे हमने सोल्यूट पानी में डाला, ठीक है ना, सोल्यूट पानी में डाला और वो जाकर के पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन, ठीक है ना। उसी समय क्या होता है, जैसे सोल्यूट आपने पानी में डाल दिया, ठीक, वो पानी में जाकर के डिसॉल्व हो गया, कुछ सोल्यूट के पार्टिकल्स आपस में फिर जुड़ेंगे, फिर कोलाइड करेंगे, और फिर कोलाइड करके फिर आपस में जुड़ जाते हैं, और फिर वो सॉलिड की फॉर्म में आ जाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। तो जब आप पानी में उसको डिसॉल्व कर रहे हो तो सोल्यूट से सॉल्यूशन में जाएगा, और सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है वो फिर से कंबाइन होकर के फिर से थोड़ा सॉलिड सोल्यूट दे देगा, ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहेगा और इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी। और अब जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई तो घुलना, जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी तो मालूम है ना, कंसंट्रेशन सब कांस्टेंट हो जाएगा, अब उसमें बदलाव नहीं आएगा, इसका मतलब घुलना बंद। अब जब घुलना बंद हो गया तो आप उसी को क्या बोलते हो? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट आने वाली है। चलो चेक करो इसी को, when solid solute added to the solvent, some solute dissolves and concentration increases in solution, this process is known as dissolution। क्या नाम दे दिया? dissolution। फिर वो आपस में कोलाइड करते हैं, the solute particles get separated out of solution। कब? solute particles in solution collide, आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, फिर जुड़ जाते हैं और अलग हो जाते हैं। उसी प्रोसेस को क्या बोला? क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो देखो सोल्यूट सॉल्वेंट में मिला, सॉल्यूशन बना, उसी सॉल्यूशन में से फिर कुछ पार्टिकल्स कोलाइड हुए, क्रिस्टल की फॉर्म में अलग हो गए। तो बोलो यहां एक इक्विलिब्रियम आएगा कि नहीं आएगा? और जब बेटा इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो आपको मालूम है अब कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा। हम इसी को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। The solution which is in dynamic equilibrium with undissolved solute, क्या बोला? Saturated solution। और वो क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट जो भी सोल्यूट का डिसॉल्व होना होता है सॉल्वेंट में, क्योंकि जब वो सॉलिड के फॉर्म में अलग हो रहा है इसका मतलब अब वो घुलना बंद हो चुका है, अब उनके कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने आपको बताया कि कैसे वो डिसॉल्व होते हैं, ये हम लोगों ने सीखा, ठीक है। आपने देखा कि ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है। अब बेटा जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर्स प्रिंसिपल फॉलो करेगा कि नहीं? फॉलो करेगा ना। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, जरा आप फिर से ध्यान करो। अगर कोई इंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी हीट एब्जॉर्ब करता है, अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस है उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? और ज़्यादा सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा। यानी इंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर एक्सोथर्मिक हो जाए तब, यानी उसको हीट चाहिए नहीं और आप हीट दिए पड़े और लो और टेम्परेचर लो, यानी बढ़ा दिया टेम्परेचर, ना घुलेगा। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी। इंडोथर्मिक प्रोसेस में यानी उसको हीट चाहिए और आप हीट दे दो, यानी टेम्परेचर बढ़ा दो, सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना बेटा। और यहीं पर एक बात का ध्यान रखना है कि प्रेशर का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों भैया? सॉलिड को कहाँ दबा दोगे भैया बताओ? सॉलिड को कहाँ दबा दोगे? तो सॉलिड क्या हो गए? इनकम्प्रेसिबल, दबते नहीं है सॉलिड वो, ठीक है ना।
इसलिए क्या हो रहा है, सॉलिड पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड कुछ नहीं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अभी बताया क्या, यानी इन नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, द सॉल्युबिलिटी शुड बी इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। अगर वो एक्सोथर्मिक हो गया तो सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज। हो गई बात बेटा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ के बारे में। अब बेटा देखो, हेनरीज लॉ के बारे में बात करें तो यहां पर हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखो बेटा, यहां पर देखो ये गैस है, ये यहां पर लिक्विड है, ठीक। ऊपर हमने भैया बट्टा रख दिया वजन। ये गैस के कुछ पार्टिकल्स यहाँ पानी में सॉल्वेंट के फॉर्म में होंगे। ये देखो नीचे, नीचे वाला कौन है, लिक्विड। ऊपर वाला क्या है, गैस। हमने वो प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, ये देखो प्रेशर बढ़ाया तो गैस के पार्टिकल पास आए, और ये जो हमारा पानी है ना उसमें इनका टक्कर बढ़ेगा, और जब टक्कर बढ़ेगा तो ज़्यादा पार्टिकल देखो आ गए ना पानी में। ये देखो अभी कम कम थे और अब क्या हो गया, ज़्यादा ज़्यादा हो गया। यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी पानी में बढ़ जाएगी। यही बोला हेनरी ने। यानी वो क्या बोलते हैं, प्रेशर अप्लाइड ऑन गैसियस सरफेस, ठीक है ना। यानी प्रेशर जो भी हमने ये गैस लिया उसका जो भी पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, ठीक है। यानी इसका पार्शियल प्रेशर गैस का लिक्विड सरफेस पर बढ़ाओगे तो ज़्यादा गैस डिसॉल्व होगी। यही हेनरी ने बोल दिया, यही हेनरी लॉ हो गया। यानी क्या बोला, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, ठीक है ना बेटा। यानी अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में बढ़ेगी, ठीक है ना। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी गैस। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ तो KH यहाँ एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। ये देखो प्रैक्टिकली प्रूव्ड भी है भाई। ये देखो हमने HCl लिया, प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो देखो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है ना। प्रेशर ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, और प्रेशर और ज़्यादा सॉल्युबल, और ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा सॉल्युबल। यानी गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सिंपल हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है ना बेटा। अगला देखो, इसका एक एप्लीकेशन दिखाता हूं, ठीक। आपने देखा क्या, जैसे कार्बोनेटेड वाटर होते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें CO2 अंडर हाई प्रेशर डिजॉल्व होता है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा CO2 इसमें डिजॉल्व होगी। क्या होगा बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक इंक्रीजेज, ठीक है ना, अंडर हाई प्रेशर। यानी हम लोग सील्ड बॉटल में अंडर हाई प्रेशर उस CO2 को डिजॉल्व कर देते हैं। अब इसी को क्या बोलते हैं, कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है ना बेटा। और यही सॉफ्ट ड्रिंक की फॉर्म में हम लोग पी रहे होते हैं भैया, आहा बोलते हैं, ऐसा जहर पी बोलते हैं आहा। आओ अगला देखो बेटा, स्कूबा डाइवर्स जो समुद्री गोताखोर है बेटा, देखो अपने साथ ये क्या लेकर के गया है, ऑक्सीजन का सिलेंडर। अगर इसमें एयर होना बेटा तो देखो क्या होगा, एयर अंडर हाई प्रेशर समुद्र के नीचे भैया, बोलो कितना हाई प्रेशर वाटर का ऊपर से लग रहा होगा। तो जब वो हाई प्रेशर स्कूबा डाइवर के ऊपर भी तो लग रहा होगा, इस गोताखोर के ऊपर भी तो लग रहा होगा। तो वो जो गैस है ना जो इनहेल कर रहा है उसमें जो नाइट्रोजन है वो हमारे ब्लड में हो जाएंगे डिजॉल्व अंडर हाई प्रेशर। अब ये समुद्री गोताखोर भाई साहब जब ऊपर आएंगे सरफेस पर, तो सरफेस पर आएंगे तो जो नाइट्रोजन जो डिजॉल्व हो गए थे अंडर हाई प्रेशर अब तो बाहर निकलना चाहेगी, ठीक है ना। और निकल जाएगी तो जाएगी कहाँ, उसी कैपिलरीज में, उन्हीं आर्टरीज में तो रह जाएगी भैया। यानी उन्हीं में तो रह जाएगी जो हमारी कैपिलरीज हैं, जो ब्लड के वेसल्स हैं
जिनमें ब्लड भरा हुआ है, उसमें से नाइट्रोजन निकल आया। अब नाइट्रोजन निकल करके बाहर जाना चाहता, जाएगा तो है नहीं, रास्ता बंद। क्या होंगे? वहाँ बबल्स बन जाएंगे। वो जब बबल्स बन गए ना, तो वो आर्टरी को ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक कर देंगे, कहीं खोपड़ी के पास वाली आर्टरी में ना ब्लॉक हो गया तो गए, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर ये बहुत पेन भी प्रोड्यूस करता है। पता है इसको बोलते हैं मेडिकल के लैंग्वेज में बेंड्स। तो भैया बेंड से बचना है तो उस समुद्री गोताखोर को ले जाना पड़ेगा मिक्सचर किसका? हीलियम 11.7%, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन का मिक्सचर। ये ले जाते हैं स्कूबा डाइवर्स अपने साथ। क्लियर हो गई बात बेटा? अब देखो ऐसे हाई एल्टीट्यूड पर जब मैं बात करूंगा, हाई एल्टीट्यूड पर चढ़ाई पर जाने वाले लोग, ये देखो ये भाई साहब भी, ये क्या मास्क लगाए हुए, पीछे ये ऑक्सीजन सिलेंडर लिया हुआ इन्होंने भैया, ठीक है ना। अब ये भी जब ऊपर जाएंगे ना तो इनको भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है। क्यों? ऊपर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया, ठीक है ना। तो अब बेटा जब वहां पर जो ऑक्सीजन है वो इज लेस देन दैट ऑफ ग्राउंड लेवल, तो वहां पर कम आ गई ऑक्सीजन, तो दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज। भैया जब ऑक्सीजन कम है तो कम ही तो हमारे ब्लड में या टिश्यू में आएगी। तो इससे क्या होगा? जो हाई एल्टीट्यूड पर जो क्लाइंबर्स हैं उनमें लो ब्लड ऑक्सीजन हो जाएगी। इससे क्या होगा बेटा? तो वो वीक हो जाएंगे, अनेबल टू थिंक क्लियरली, यानी अच्छे से नहीं सोच पाएंगे। सिम्टम्स ऑफ द कंडीशन इन्हीं को क्या बोलते हैं? एनोक्सिया। तो पहाड़ पर जाने वालों को होगा एनोक्सिया, और जो समुद्र में जाएंगे उनको होगा बेंड्स। बचने के लिए ले जाओ ना ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ये है बेटा हेनरीज लॉ की बात, ठीक है बेटा। अब हम यहां पर देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाएं तो गैस की सॉल्युबिलिटी पानी में क्या होगी, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो बेटा, जो गैस डिसॉल्व होगा लिक्विड में, जहां समझिएगा, तो उसको लिक्विड के स्टेट में आ जाना चाहिए। तो ये जो गैस है ना बेटा, ये जो गैस है, गैस ये कंडेंस्ड होकर के लिक्विड में आएगा। तो आप जानते हो कंडेंसेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब जब लिक्विड से गैस में दे जाना होगा तो एनर्जी देना पड़ेगा। तो गैस को डिसॉल्व करना है तो पहले उसको लिक्विड में भेजिए, ठीक है ना। तो गैस गया लिक्विड में तो हुआ कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ कैसा? इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? बोलो, डिसाइड करो। सिंपल सी बात बेटा, लिक्विड से गैस में आएगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी तो कैसा हुआ? इंडोथर्मिक। लेकिन जब गैस से लिक्विड में ले जाओगे तो एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तभी ये गैस लिक्विड में जाएगा। यानी कैसा प्रोसेस हुआ? एक्सोथर्मिक। यानी ये प्रोसेस हुआ एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक माने एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। अब आपको मालूम है कि अगर किसी को हीट चाहिए और आप हीट दे दो तो प्रोसेस फास्ट उसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। जैसे लिक्विड को जब गैस में बदलना हो आप टेम्परेचर दे दो, उसको चाहिए, और हम गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में, प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। ली-चैटलियस प्रिंसिपल कहता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो रिएक्शन बैकवर्ड होगी। बोलो ठीक है। तो ये लिक्विड से गैस में आ जाएगा। क्लियर? यानी अगर कोई गैस पानी में डिसॉल्व है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गैस का लिक्विड में जो कन्वर्जन है यानी कंडेंसेशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। क्लियर हो गया बेटा? तो क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू कंडेंसेशन।
यानी कंडेंसेशन के जैसा हुआ। एंड हीट इज इवॉल्व इन दिस प्रोसेस, हीट एनर्जी निकल रही है। तो डिसोल्यूशन इन्वॉल्व्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो मस्ट फॉलोज ली चैटेलियर्स रूल। तो अब जब ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो बोलो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है। आज बात करने जा रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। देखो बेटा, जैसे हम दो लिक्विड मिला रहे हैं, ए लिक्विड ए और ये बी, दोनों को मिला दिया, ठीक है ना। हीट कर रहे हैं, दोनों की वेपर बन रही है, दोनों की वेपर बन रही है, यानी दोनों वेपोराइज हो रहे हैं, ठीक है ना। क्या हो गया, दोनों वेपोराइज हो रहे हैं। तो राउल्ट्स लॉ, इसके बारे में क्या बताएं, ये सारा एक्सपेरिमेंट राउल्ट्स ने किया। तो बहुत सिंपल सी बात बोलते हैं कि अगर हम लिक्विड ले लें दो, उनको हीट करें तो उनकी वेपर्स बनेगी। तो लिक्विड स्टेट में जो उनका वेपर प्रेशर है किसी एक कंपोनेंट का, किसी एक कंपोनेंट का, जैसे दो मिलाए ना ए और बी, तो एक का खाली प्रेशर, ठीक, यानी किसी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। क्लियर। तो इसी को राउल्ट्स ने एक्सपेरिमेंट कर करके देखा था, उन्होंने बताया थे ये लाइन, ठीक है ना, मैंने ना बताया भैया, राउल्ट्स का है। तो राउल्ट्स लॉ विच स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, पहली शर्त क्या हो गई, वोलेटाइल दोनों उड़ने चाहिए भैया। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट of the solution is directly proportional to the mole fraction present in solution। यानी सॉल्यूशन में जो उसका फ्रैक्शन है उसी के ऊपर ये डिपेंड करेगा उसका पार्शियल प्रेशर। तो देखो बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट is directly proportional to mole fraction of second component। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो उन्होंने देखा क्या राउल्ट्स ने कि प्योर स्टेट में जो एक कंपोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट है उसी के बराबर उस कंपोनेंट का वेपर पार्शियल प्रेशर होता है। यानी partial pressure of that component in pure state and mole fraction of that component का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, partial pressure of that component in solution। अब यहां पर देखो बेटा, जैसे ये बोला मैंने, तो ये देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड इक्वल्स टू P2 नॉट, यानी प्योर स्टेट में उसका पार्शियल प्रेशर, यानी P नॉट, जो नॉट बोल रहे हैं ना प्योर के लिए है, प्योर स्टेट में उसका पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट यानी सेकेंड कंपोनेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट के बराबर होगा। कुछ ऐसी ही बात वेपर फेज के लिए डाल्टन ने बताया था। ये तो लिक्विड में बात करी उन्होंने, ठीक है ना। डाल्टन ने क्या बोल दिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट वो सब कुछ वही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन यहां पर टोटल प्रेशर लिया उन्होंने, ठीक है ना। तो क्या बढ़ा, डाल्टन क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन यानी ए, और ये देखिए टोटल प्रेशर, यानी टोटल प्रेशर और प्योर टोटल प्रेशर एक कंपोनेंट, जो दोनों कंपोनेंट उनका मिला करके, और मोल फ्रैक्शन का अगर हम प्रोडक्ट लें तो जिसका भी आपने मोल फ्रैक्शन लिया है उसी का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन इज इक्वल टू द
मोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड टोटल प्रेशर। ऐसे हम सेकंड के लिए बात करें तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और टोटल प्रेशर का ये जो प्रोडक्ट है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड के बराबर है। ये किसने बताया भैया? ये डाल्टन ने बताया। क्या बोल रहे हैं? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर over the solution phase in the container will be the sum of the partial pressure of the components। यानी जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 के। उनका पार्शियल प्रेशर उनके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। तो ये ऊपर वाला था राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड इन लिक्विड। ये हुआ वेपर फेज में जब हम उन गैसेस को ले जा रहे हैं, उन कंपोनेंट्स को ले जा रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा? ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको दिखाता हूं, जब मैं किसी सॉलिड को डिसॉल्व कर दूं तो क्या होगा, यानी सॉलिड इन लिक्विड। अब देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। ये जरा चेक करो, ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट हैं, ये इनकी सरफेस के पार्टिकल्स हैं, डब्बा बंद है, कंटेनर क्लोज है। तो आपको मालूम है ये लिक्विड वेपर में जाएगा, वेपर फिर लिक्विड में आएगा। प्योर है, प्योर, कुछ नहीं मिलाया। पानी प्योर मान लो, ईथर प्योर मान लो, कोई एक मान लो, दो कोई एक तो लो। एक सॉल्वेंट मान लो हमने पानी ले लिया, ठीक है ना, इसकी वेपर्स बनी, ठीक है। और फिर भैया वेपर बनेगी तो कंडेंस भी तो होगा, डब्बा बंद है ना भाई, कंटेनर क्लोज्ड। तो क्या हुआ, इसकी वेपर बनी, ऊपर उठी, ठंडी हुई, फिर नीचे आई, यानी वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस हो रहा है। और ये आ गया इक्विलिब्रियम, इधर से वेपोराइजेशन उधर से कंडेंसेशन दोनों हो रहा है, और ये आया इक्विलिब्रियम। और बेटा इक्विलिब्रियम पर जब आए ना तो आपको मालूम है अब वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना भाई, टेम्परेचर बदलोगे तो खेल बदल जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम खाली दो चीजों पर डिपेंड करता है, याद है, टेम्परेचर एंड मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन पर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो अब इसके प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, और उस इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो ये वेपर का प्रेशर इस लिक्विड सरफेस पर लग रहा होगा उसको बोलेंगे हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ध्यान देना, मैं उसे इस वेपर प्रेशर लिक्विड का बोलूंगा, ठीक है ना। यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो वेपर का प्रेशर लिक्विड सरफेस पर अप्लाई हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब अगर बेटा मैं इसमें सोल्यूट मिला दूं, कंडीशन अप्लाइड सोल्यूट ना उड़े भैया, गर्म करने पर ना उड़े, वो उड़ेगा तो वो पिछला दोनों लिक्विड वाला आएगा। तो सोल्यूट ना उड़े तो क्या होगा, आप देखो बेटा, जब सोल्यूट यहां बीच बीच में आ गया, अब बोलो सरफेस पर क्या उतने ही सॉल्वेंट का पार्टिकल है? बोलो क्या उतने ही दिख रहे हैं आपको? ये देखो बीच बीच में सोल्यूट आ गया, नहीं दिख रहे ना? हाँ, नहीं दिख रहे, गुड। अब देखो ये थोड़े पार्टिकल ऊपर जाएंगे, क्यों? बीच में सोल्यूट के पार्टिकल आ गया, रुकावट। अब फिर यहां से ये सोल्यूट ने रोका, सॉल्वेंट के पार्टिकल वेपर की फॉर्म में ऊपर गए, कंडेंस होकर के फिर नीचे आए, यानी वेपोराइजेशन कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन कंडेंसेशन, और यह आया इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पर हम बात कर रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो भी यहां पर प्रेशर होगा वो मैं बोलूंगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। तो ये देखे, इसी को फिर राउल्ट्स ने एक अलग अपना लॉ दिया, ठीक है ना। वो क्या बोलते हैं, अब आप मेरे को बताओ बेटा कि यहां पर जितनी वेपर्स आ रही है क्या उतनी ही वेपर्स यहां पर भी आएगी? ये बीच बीच में सोल्यूट आ गया तो नहीं आएगी ना, तो यहां पर उतनी वेपर नहीं आएगी, यानी वेपर प्रेशर में क्या हो गया, लोअरिंग, कम हो गया। तो उन्होंने यहां पर बोला राउल्ट्स ने, सॉलिड इन लिक्विड के लिए वो सॉलिड नॉन वोलेटाइल हो, तब क्या बताया कि अगर आप ऐसे सॉल्यूट मिलाओगे जो नॉन वोलेटाइल होगा
तो यहां पर वेपर प्रेशर में लोअरिंग होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, जो भी वहां पर सोल्यूट है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना बेटा। तो यहां पर देखिए दैट लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर vaporize and under equilibrium condition pressure exerted by the vapors of the liquid over the liquid phase is called as vapor pressure of liquid। हो गया बेटा, क्या बोला, वेपोराइज हो रहा है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ रहा है, तो जो भी प्रेशर उस वेपर द्वारा डाली जा रही है इस लिक्विड सरफेस पर, हमने उसी को क्या बोला, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब राउल्ट्स क्या बोलते हैं, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट, जो उड़ रहा है उसकी बात हो रही है, ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, यह राउल्ट्स लॉ हो गया। अब देखो बेटा, मैं इसी से आपको आगे का पॉइंट लेकर के चलता हूं, हम इसको जोड़ करके दिखाएंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। तो बेटा ऐसे समझो जैसे हमारे ये दो लिक्विड हैं, ए ए ए ए ए ए ए ए इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ऊपर बी 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 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिला रहे, अरे तो मिल ही नहीं रहे, हमने क्या किया, थोड़ी एनर्जी खर्चा करी, इनको अलग अलग कर दिया और ऊपर बी वालों को भी अलग कर दिया, अब इन दोनों को मिला रहे हैं, ए देखो मिल गए, मिक्स हो गए, अलग अलग कर दिया ना, एनर्जी दे करके अलग अलग कर, दोनों मिक्स हो गए। इस ए और बी के बीच में एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इस ए और इस बी के बीच में नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना। अब हो सकता है ये नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से ज्यादा हो जाए, हो सकता है पहले से कम हो जाए, हो सकता है पहले के बराबर हो जाए। अच्छा, तीन ही सिचुएशन आएगी ना भाई, या तो ए और बी जब मिलाए तो दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाए, या पहले से ज्यादा हो जाए, या पहले से कम हो जाए। अगर दोनों बराबर रहते हैं बेटा, ए और बी के बीच का इंट्रैक्शन, तो वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। और अगर बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी ए और बी के बीच का जो इंट्रैक्शन है अगर बराबर रहे, जितना ए के बीच था, जितना बी के बीच था, मिलने के बाद ए और बी के बीच में भी उतना ही हो गया, तो आइडियल। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगी 0, डेल्टा वी मिक्सिंग होगी 0, और यह सॉल्यूशन होगा आइडियल, फॉलो करेगा राउल्ट्स लॉ को। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। याद आया, P1 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इंटू P1 नॉट, याद आ गया ना। तो यही सॉल्यूशन क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना बेटा। अब यहां पर दिखा रहा हूं आपको, देखो। अच्छा, ऐसा किनके किनके बीच होगा, पता है किनके किनके बीच होगा, बहुत सिंपल सी बात है, अड़ोसी पड़ोसी के बीच होगा। जैसे क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म अलग अगल बगल वाले हैं, है ना, प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है ना। वो जैसे आप देखो पेंटेन हेक्सेन, ठीक है ना। प्रोपेन ब्यूटेन चूंकि गैस के फॉर्म में रहते हैं इसलिए वो इसके अच्छे एग्जाम्पल नहीं बने, ठीक है ना। कौन, जैसे पेंटेन हेक्सेन अड़ोसी पड़ोसी होने चाहिए, जैसे हेक्सेन हेप्टेन हुआ ना, बेंजीन टॉल्यूइन अड़ोसी पड़ोसी भैया, अगल बगल वाले, तो वो क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। और अगर बढ़ जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कौन सा, नॉन आइडियल बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, अभी अगले उसमें ग्राफ में आपको दिखाएंगे। देखो बेटा, तो क्या बोला इन्होंने, राउल्ट्स लॉ ने, कि जो भी हमारे लिक्विड सॉल्यूशन है अगर वो इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर किसको फॉलो कर रहे हैं, ओबेज राउल्ट्स लॉ, तो क्या हो गया वो आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा एच मिक्सिंग 0, डेल्टा वी मिक्सिंग 0, intermolecular forces between AA and BB are nearly equal. Example, normal hexane, normal heptane, ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन, हमने बोला था अड़ोसी पड़ोसी,
बेंजीन, टालवीन, ठीक है ना। अब जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, गैस 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 गैस, वो इसमें नहाएंगे भैया, ठीक है ना। बात समझिए, लिक्विड होने चाहिए ना, लिक्विड होंगे तो ये बात हम कर पाएंगे। तो ये कौन से हो गए बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। अब बोला अगर वो राउल्ट्स लॉ को डज नॉट ओबेज राउल्ट्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो उनको क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल। देखो बेटा, आइडियल में अगर मैं बात करूं तो जरा चेक करो, एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है ना। ये देखो, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हो गया। ये प्योर स्टेट में एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, ये प्योर स्टेट में सेकंड कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर। अच्छा बेटा, हो सकता है ये नीचे हो जाए, ये ऊपर हो जाए, क्यों? हो सकता है सेकंड वाले का वेपर प्रेशर ज्यादा हो, फर्स्ट वाले का कम हो। मैंने क्या दिखा दिया, फर्स्ट वाले का ज्यादा, सेकंड वाले का कम, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया, आइडियल सॉल्यूशन इंटायर रेंज पर, ठीक है ना। यहां पर देखो अगर वहां पर इंटायर रेंज पर ये चेक करो ना, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये आइडियल सॉल्यूशन को बता रही, आइडियल को, यानी ये देखिए P01, ये कौन सा, P0 सेकेंड, ठीक है ना बेटा। अगर हमारे पास फर्स्ट वाला कंपोनेंट 0 हो, ठीक है ना, सेकंड वाला कंपोनेंट मेरे पास सिर्फ हो, ठीक है ना बेटा, और एक कंडीशन में हमारे पास सिर्फ x1 हो, ठीक है ना, x2 0 हो, तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, जा देखो बेटा, चेक करो। अब मैं यहां पर आपको दिखाता हूं देखो, ये हमारे पास सिर्फ x2 है, तो यहां पर वेपर प्रेशर सेकंड का होगा प्योर स्टेट में, सिर्फ x1 है तो प्योर स्टेट में फर्स्ट का यहां पर पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 का फ्रैक्शन बढ़ा रहा हूं, तो पार्शियल प्रेशर 1 का बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, क्यों? यहां पर दो कंडीशन दिखाई गई है। एक में देखो बेटा, हमने क्या बोला, x1 हमारा 0 है तो x2 ही सिर्फ वहां पर, यानी सेकंड हमारा मोल फ्रैक्शन। तो बेटा अगर हमारे पास सिर्फ सेकंड है, ठीक है ना, सिर्फ सेकंड है, फर्स्ट नहीं है, तो प्रेशर किसका होगा, सिर्फ सेकंड का। अब मैं अगर फर्स्ट का पार्ट बढ़ाता जाऊंगा तो उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और जब खाली 1 हो जाएगा तो पार्शियल प्रेशर 1 हो जाएगा प्योर स्टेट में। ऐसे देखो बेटा, सेकंड जब हम यहां पर किसका बढ़ाते जाएं, सेकंड का बढ़ाते जाएं, सेकंड का बढ़ाते जाएं, तो देखो बढ़ता जाएगा और सिर्फ सेकंड का वेपर प्रेशर आ जाएगा। बोलो बेटा क्लियर। ऐसे ही यहां पर देखो ना, ये जो ग्रीन वाली लाइन में उसकी बात कर रहा हूं, ग्रीन वाले की, वो आइडियल सॉल्यूशन है। देखो ना, ये हमारा 1 वाला 0 है, तो कौन सा हमारा खाली सेकंड वाला है, तो ये वेपर प्रेशर किसका होगा, सिर्फ सेकंड का, P20। यहां पर देखो खाली फर्स्ट वाला है, तो वेपर प्रेशर किसका होगा, P10। मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो सेकंड का बढ़ा रहा हूं, फर्स्ट का बढ़ा रहा हूं, फर्स्ट का बढ़ा रहा हूं, तो देखो वेपर प्रेशर फर्स्ट का बढ़ रहा, और फिर जब खाली फर्स्ट हुआ तो उसी का प्रेशर आ गया। ऐसे देखो सेकंड का जब मैं बढ़ा रहा हूं तो सेकंड बढ़ता जा रहा है, फर्स्ट कम होता जा रहा है, और जब खाली सेकंड बचेगा तो उसी का प्रेशर हो जाएगा। यह आइडियल है। अब दो कंडीशन थी बेटा, हमने आपको बताया था, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बोलो वेपर्स ज्यादा बनेगी कि कम बनेगी? अट्रैक्शन बढ़ गया, खिंच गया आपस में, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, कम बनेगा ना। अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाए तो ज्यादा बनेगा ना। देखो कम हो गया, मिलाया तो पहले से प्रेशर कम हो गया टोटल, ये देखो टोटल प्रेशर कम हो गया, ठीक है ना। मिलाया तो देखो प्रेशर P1 का पहले से कम हो गया, ये देखो P1 का प्रेशर पहले से कम हो गया। मिला दिया तो ये देखो सेकंड का प्रेशर पहले से कम हो गया, था नहीं इतना, अब क्या हो गया, पहले से कम। अगर वो सब कम होता जाएगा पहले से, यानी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, डेल्टा एच निगेटिव हो जाएगा, तो हम लोग इसी को बोलेंगे निगेटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे? निगेटिव डेविएशन टू राउल्ट्स लॉ। इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा? निगेटिव, यानी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। डेल्टा वी मिक्सिंग, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा है, पहले से वॉल्यूम कुछ कम हो जाएगा, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग निगेटिव, जो डेल्टा वी है पहले से कम हो जाएगा,
इसमें क्या हो रहा है, देखो ज्यादा हो रहा है, जब दोनों को मिला दिया तो पहले से ज्यादा हो गया, ठीक है ना बेटा, पहले से ज्यादा हो गया, क्यों, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो ज्यादा उड़ेगा, वेपर ज्यादा बनेगी। ये देखो टोटल प्रेशर पहले से ज्यादा, ये देखो पार्शियल प्रेशर 1 का पहले से ज्यादा, पार्शियल प्रेशर 2 का पहले से ज्यादा, ये देखो ज्यादा 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 हो गया। पॉजिटिव डेविएशन, यानी ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन टू राउल्ट्स लॉ, यानी दो तरीके की बात हुई, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया तो प्रेशर पहले से कम हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल प्रेशर पहले से कम, पार्शियल प्रेशर 1 पहले से कम, पार्शियल प्रेशर 2 पहले से कम, डेल्टा एच निगेटिव यानी एनर्जी रिलीज, ठीक है ना, और जो वॉल्यूम है वो पहले से कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है बेटा। और यहां पर क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से कम हो गया तो अब ज्यादा उड़ेगा, यानी टोटल प्रेशर पहले से ज्यादा हो गया, जो पार्शियल प्रेशर 1 है पहले से ज्यादा हो गया, पार्शियल प्रेशर 2 पहले से ज्यादा हो गया, डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, और वॉल्यूम पहले से ज्यादा हो गया। तो क्या बोल दिया हम लोगों ने, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है ना बेटा, क्या बोल दिया उसी को, पॉजिटिव डेविएशन। और ये वाली थी आइडियल कंडीशन जो मैंने वहां ग्रीन लाइन से बनाया है, ये देखो बेटा, जिसको मैंने वहां पर भी दिखाया था आपको पिछले पेज में, ये चेक करिए, ये रहा P1 नॉट, है ना बेटा, ये रहा x1 1, x2 0, यहां पर देखो बेटा x2 1 और x1 0, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो P2 नॉट, मैं P2 का हिस्सा बढ़ा रहा हूं, P2 का हिस्सा बढ़ा रहा हूं, इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये देखो फर्स्ट का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहा हूं, फ्रैक्शन बढ़ा रहा हूं, फ्रैक्शन बढ़ा रहा हूं, फर्स्ट का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ये कौन सा हो गया, टोटल प्रेशर। अगर वो क्या करे, इसको टोटल प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर 1 प्लस पार्शियल प्रेशर 2, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर जो 2 होगा वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटू P2 नॉट प्योर स्टेट में। यहां देखो पार्शियल प्रेशर 1 बराबर किसके होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इंटू P1 नॉट, यानी ये सब क्या हो रहे हैं, पहले से क्या हो रहे हैं बेटा, एकदम जितना पहले था उतना ही अब रहा। यहां पर ये राउल्ट्स लॉ, यही तो बोला था, राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, आइडियल नहीं फॉलो कर रहा, नॉन आइडियल, नॉन आइडियल दो, कौन, निगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, यहां सवाल बनेगा, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब बेटा देखो मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है ना। एग्जांपल देखो बेटा, अगर मैं यहां पर आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं तो एक पॉइंट और जोड़ देता हूं। जैसे हमने दोनों लिक्विड को लिया था, मिक्स किया था बेटा, तो एक पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये या तो जो आइडियल सॉल्यूशन है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाएंगे, लेकिन नॉन आइडियल वाले हमारे दो तरीके का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है भाई, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बहुत सिंपल सी बात है बेटा, क्या है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, यानी जब हम दो लिक्विड को मिलाएं और वो दोनों मिल करके एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल करें तो हम उनको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक। अगर उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो पहले से वेपर कम हो जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी अगर निगेटिव डेविएशन वाला होगा तो वो हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। अब देखो जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा ए और बी के बीच में, तो वेपर प्रेशर पहले से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, यानी थोड़े ही टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो वो क्या होगा, वो फिर आपका क्या बनाएगा, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, यानी जब उनको मिलाओगे तो लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है ना बेटा। अब एक एग्जांपल देखो, जैसे हमने क्या लिया बेटा, एल्कोहल और वाटर लिया, जरा चेक करना, एल्कोहल लिया और वाटर लिया, तो बोलो एल्कोहल में कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी में कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब पानी और एल्कोहल का मिलाओ, नई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो बेटा ये रहा CH3 CH2OH इथेनॉल, और इथेनॉल में कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। ये देखो पानी, भैया इस पानी में कौन सा होगा, वाटर, वाटर में कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दोनों की दोस्ती कराओ भैया, इन दोनों की दोस्ती कराओ भैया,
क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर और अल्कोहल के बीच में क्या डेवलप होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ये जो इथाइल ग्रुप है ना, ये हाइड्रोफोबिक है, पानी से हेट करता, ना जाना चाहता है उसके साथ, फिर भी हम मिलाए पड़े हैं, तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बनने से रोकेगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से कमजोर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है ना? अब देखो बेटा, यहां पर HNO3 नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड। एक और एग्जांपल देखो, ये रहा पानी, क्या बना दिया? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब पानी और इन दोनों के बीच का इंट्रैक्शन, और ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई रोकने वाला भी नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ज्यादा हो रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा, नेगेटिव डेविएशन शो किया। तो बेटा उसी के बेस पर देखो, हमने यहां पर एक लाइन दिया है कि जो इथेनॉल और वाटर वाला है, ये कौन सा बनाएगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर, क्योंकि ये शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन। अब यहां पर देखो बेटा, नाइट्रिक एसिड और वाटर, ये कौन सा बनाएगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्यों बनाएगा भैया ये? क्योंकि इसमें आपको मिलने जा रहा है कौन सा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना? तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग दो लिक्विड ले लें, मिक्स कर दें, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएंगे, तो इसका मतलब हो गया वो एक ही टेम्परेचर पर बॉयल करेंगे और उनका जो लिक्विड का वेपर फेज में कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? दो तरीके का बनाया, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। हो गया बेटा? और अब बेटा देखो, हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। कौन कौन सी? नंबर 1, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 हो गए। ठीक है ना? इन्हीं की डिटेलिंग करते हैं और यहां पर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज्यादा मिलने का चांस है। फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, वो देखिएगा जरा ध्यान से। तो यह हमारा पहला हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपको मैंने बताया था कि जैसे ये प्योर सॉल्वेंट हमने ले लिया, तो इसका अपना कुछ वेपर प्रेशर था P0, पहले बात हो चुकी है। और अगर मैं इसी में कुछ सोल्यूट डाल दूं, तो देखो बेटा, जैसे मैंने यहां बीच बीच में सोल्यूट डाल दिया, ठीक है ना? अब यहां पर जो वेपर प्रेशर आएगा वो PS हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है ना? तो इनके वेपर प्रेशर में कमी कितनी होगी? P0 - PS, इतनी लोअरिंग होगी। और ये बोला था इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। याद आया? सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो PO - PS अपन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमने साइन हटाया तो क्या मिला बेटा? एक कांस्टेंट P0, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है ना? अब देखो बेटा क्या बन गया? P0 - PS अपन P0 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये जो है ना, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या था? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P0 - PS। ये क्या हो गया बेटा? रिलेटिव इन लोअरिंग प्रेशर। तो ये देखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P0 - PS अपन P0 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो देखो बेटा, हमने यहां पर जो NCERT में टर्म यूज हुए उनकी बात करें तो सोल्यूट के मोल्स को N2 बोला गया है, सॉल्वेंट के मोल को N1 बोला गया है। ठीक है ना? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट X2 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देखो बेटा, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम लोगों ने P0 बोला है और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है उसको P1 बोला है। तो यहां पर देखो क्या मिल गया?
P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है ना। बोलते हैं अगर हमारा सोल्यूट बहुत कम हो, सोल्यूट बहुत कम हो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N1 और N2 का ये जो सम होगा वो लगभग सॉल्वेंट यानी N1 के बराबर हो जाएगा लगभग। अगर मैं सोल्यूट बहुत कम लूँ तब तो बेटा फिर मेरे को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये एक रिलेशन मिल जाएगा इसके साथ। क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये रिलेशन मेरे को मिल गया। ये क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बेटा मैं इसको मोलैलिटी के टर्म में ले आऊं, क्योंकि मैं सारे फार्मूले को मोलैलिटी के टर्म में रखूंगा तो आसानी होगी याद करने में। देखो क्या बना, P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इक्वल्स टू, ये देखो मास अपान मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। जानते हो अगर मैं यहां पर इंटू 1000 कर दूं और इधर भी इंटू 1000 कर दूं तो ये देखो मास 2 अपान मोलर मास 2 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी 1 अपान मास ऑफ सॉल्वेंट यानी 1, और बेटा ये इंटू 1000 कर दिया। तो आपको मालूम है इस पूरे को मैं क्या बोल दूंगा, मोलालिटी। तो हमारे पास एक फार्मूला बन गया, P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इंटू 1000 बराबर क्या हो जाएगा, मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बेटा इस फार्मूले से आप ज़्यादा सवाल सॉल्व कर लोगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ये नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलैलिटी पर डिपेंड किया ना, इसलिए क्या हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया। अब देखो बेटा दूसरा, मैं यहां पर फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा। तो देखा था आपने पहले भी, हमने इस बात को यहां पर दिखाया है। ये देखो कि जब मैं सॉल्यूशन लूंगा तो उसका अपना वेपर प्रेशर P नॉट, प्योर सॉल्वेंट लूंगा तो P नॉट, सॉल्यूशन लूंगा तो क्या हो गया PS। ठीक है ना। अब आपको मालूम है जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाएगा, वही दिखा रहा हूं बेटा। देखो ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है। और ये देखो बेटा जब मैंने सॉल्यूशन बना लिया तो देखो बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हो गया ना, ये दोनों के बीच के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इसको बोल दिया डेल्टा टीबी। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड हुआ कि जो डेल्टा टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है ना, ये बात प्रूव हुई एक्सपेरिमेंटली को, जो डेल्टा टीबी है यानी इन दोनों का डिफरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। बहुत सिंपल सी बात, यानी डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां एक आएगा के बी, क्या बोला इसको, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोला के बी, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। डेल्टा टीबी प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, और एम मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये भी हमारा नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड किया, इसलिए ये भी क्या हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा देखो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू है के बी इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है बेटा, ये मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, WT अपान मोलर मास ऑफ सोल्यूट 2 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 1, किसमें, kg में। ठीक है ना बेटा। अब वो ग्राम में दिया तो ऊपर इंटू 1000 कर लेना, सीधी सी बात है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसी फार्मूले पर आपको सवाल लगाना है।
तो केबी को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो क्या बोलूंगा, केबी को और क्या बोलते हैं बेटा, केबी यानी इलिवेशन कांस्टेंट। तो कौन सा मोलल है, तो मोलल इलिवेशन कांस्टेंट बोल दिया, यानी इलिवेशन कांस्टेंट या मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, इसे के एक और नाम एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है ना, ये कौन सा होगा, के बी, और यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है ना, के बी की यूनिट ये क्या हो जाएगा, केल्विन, ये किलोग्राम और ये पर मोल। ठीक है बेटा, ये यूनिट हो गई केबी की। केबी को अभी डिटरमाइन करने का तरीका अगले वाले भी उसमें पेज में आपको दिखा दूंगा। ठीक है बेटा, आओ मिलाओ एक और हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कौन सा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये रहा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक्चुअली जब हम सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग हुई, पहले प्रूफ कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी हो गई, ठीक है ना, इलिवेशन हो गया। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाता है, डिप्रेशन। ये देखो ना बेटा, ये मैंने जब प्योर सॉल्वेंट लिया तो ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट था TF नॉट, और जब वो मैं सॉल्यूशन बना लूंगा तो ये देखो इसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो गया TF। इन दोनों का डिफरेंस ये क्या होगा, डेल्टा TF। और एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हुआ कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। मोलालिटी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यही तो हुआ। अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना, यानी नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड किया कि नहीं, और जब नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड किया यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड किया, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड किया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। तो देखो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो आया KF। KF को क्या बोल दिया, फ्रीजिंग पॉइंट वाला कांस्टेंट, यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है ना, क्लियर। इसी को क्या बोला, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या दूसरा नाम क्या दे दिया, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वो था मोलर इलिवेशन कांस्टेंट के भी, ये कौन सा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। यानी जब हम 1 मोल नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में मिलाएं तो जितना इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा के बी, यानी मोलर इलिवेशन कांस्टेंट। 1 मोल नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट मैं किस में मिलाऊं, 1 kg सॉल्वेंट में मिलाऊं तो जितना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा दैट इज KF, यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है ना बेटा। अब ये हमारा फार्मूला बन गया। आप फार्मूले को छोटा भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF, और मोलालिटी क्या हो गया, ये देखिए मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, kg में। ध्यान रखिएगा, इससे भी हम लोग फार्मूले से, इस फार्मूले का यूज करके भी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए हम लोग, तो देखो बेटा हम यहाँ पर आपको KF और KB के बारे में बता रहे हैं। तो KF और KB क्या था, हम लोगों ने पहले पढ़ा, KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, KB क्या था, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है ना। तो आप बेटा देखो इसका फार्मूला मैं क्या बना रहा हूं, मिस्टर TF स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 HF। HF क्या हुआ बेटा, हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा KF। ये देखिए KB कैसे बनेगा, मिस्टर TB स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 HV, यानी वेपोराइजेशन। भैया उड़ेगा तभी तो हम HV यानी इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की बात करेंगे। TF हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, TB हमारा उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, R हमारा गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको मालूम है कितने, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है ना। M हमारा मोलर मास हो गया, जो भी हमने सॉल्वेंट ले रखा उसका, और सॉल्वेंट के नेचर पर ही ये डिपेंड करेगा KF और KB। तो क्या लिखा, KF एंड KB डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, और हम लोग इससे उसको डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है बेटा। अब हमारा एक और पॉइंट आता है, कौन सा, ऑस्मोसिस
एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये भी हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा? देखो मैं आपको दिखाऊं कि जैसे ये प्योर सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन से हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर लिया। ये देखिए ये हमारा सॉल्वेंट हुआ, ये हमने इसमें सॉल्यूशन भर लिया, यहां पर क्या लगाया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एसपीएम यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एक खासियत है, वो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को ही अलाउ करता है। सॉल्वेंट पार्टिकल आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ कोई फर्क नहीं, जहां सल्यूट ने कहा मुझे भी जाना है, एक थप्पड़ चल इधर, चला आ रहा है उधर। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट को नहीं जाने देता, यानी अलाउज टू द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओनली, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को ही देता है। तो देखो बेटा ये सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से निकल निकल करके सॉल्यूशन की तरफ जाने लगे, यानी सॉल्वेंट पार्टिकल अपने आप कुछ नहीं करना, अपने आप लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगेंगे। तो भैया सॉल्यूशन है वहां पानी है, पानी में तो लोअर कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेशन, तो अपने आप वो सॉल्यूशन खींचने लगा। तो पानी इधर चला आया ऊपर। तो भैया जो पानी का लेवल इतना ऊपर आया है उसका एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा कि नहीं? वो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर लग रहा है HρG या HdG, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी when solvent and solutions are separated by semi permeable membrane, then solvent particles spontaneously flow from lower concentration to higher concentration or from solvent to solution. Due to osmosis, some hydrostatic pressure applied on SPM semi permeable membrane, that is called as ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो सॉल्वेंट पार्टिकल का स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा है टुवर्ड सॉल्यूशन, उसी को क्या बोला, ऑस्मोसिस। क्लियर? तो देखो बेटा क्या हुआ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या हुआ, अलाउज टू पासेज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल ओनली, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। इसी प्रोसेस को क्या बोल दिया, ऑस्मोसिस। ठीक है ना? This pressure just stops the flow of solvent is called as osmotic pressure of the solution. ठीक है ना? यानी ये इतना प्रेशर लग गया जब, तो ये क्या हो गया, जो अपने आप सॉल्वेंट पार्टिकल भीतर आ रहा था अब रुक जाएगा। तो जिस प्रेशर से के बाद वो रुक गया उसी प्रेशर को क्या बोल दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना? ऐसे समझते हैं। देखो बेटा जैसे हमने ये एक साइड सॉल्वेंट भर लिया या सॉल्यूशन भर लिया या बीच में एसपीएम लगा दिया, आपको मालूम है ये सॉल्वेंट पार्टिकल अपने आप इधर आने लगेगा ना। तो जब इधर आने लगेगा तो इधर का लेवल ऊपर आएगा। मैं चाहता हूं नहीं, लेवल दोनों का बराबर रहे। तो लेवल दोनों का बराबर रखने के लिए कुछ एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर से लगाना पड़ रहा है। ये जो प्रेशर आप ऊपर से लगा रहे हो पाई, यही तो है ऑस्मोटिक प्रेशर, यही तो है ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी सॉल्वेंट पार्टिकल्स और सॉल्यूशन को अगर आप सेपरेट कर रहे हो एसपीएम से, तो सॉल्वेंट पार्टिकल के मूवमेंट को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर किधर सॉल्यूशन की साइड में लगा रहे हैं उसी को क्या बोल दे रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये देखे ना, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। ठीक है ना? तो क्या हुआ बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई is directly proportional to molarity into RT, यानी pi equals to molarity into RT। तो molarity क्या हुआ मालूम है आपको, नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हो गया मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ये हुआ ना मोलैरिटी। अब इनटू आरटी कर दो, ये क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। यूनिट क्या होगा भाई, जिसमें आप इसका गैस का ये आर की वैल्यू रखो।
आर की वैल्यू एटीएम वाली ले लोगे 0.0821 तो मैं बोलूंगा एटीएम, बार वाली ले लोगे 0.083 तो मैं बोलूंगा बार, यानी वो आर के वैल्यू पर मैं पाई की वैल्यू बोलूंगा, उसकी यूनिट बोलूंगा। ठीक है बेटा, तो यानी पाई इक्वल्स टू CRT, सी यानी कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी। क्लियर हो गया बेटा। दो सॉल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा गिवन टेम्परेचर पर, उन्हीं को बोलेंगे आइसोटोनिक। आइसो माने सेम, टॉनिक माने प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम हो गया क्या बोल दिया बेटा, आइसोटोनिक। सिंपल सी बात है, बोलो क्लियर हो गया। तो ये भी नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड किया ना, तो बोलो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी, तो ये भी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो आपसे पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल और इस पर ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफिनीशन, ऑस्मोसिस की डिफिनीशन। अब देखो अगर मैं एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दूं, देखो भैया इधर साल्ट वाटर था, इधर फ्रेश वाटर था, तो आपको मालूम है ऑस्मोसिस के कारण ये SPM लगा हुआ बीच में, ठीक है ना। आपको मालूम है ऑस्मोसिस के कारण फ्रेश वाटर अपने आप साल्ट वाटर की तरफ जाने लगेगा, नहीं मुझे उधर नहीं भेजना है, इधर ले आना भैया पानी। तो मैं क्या करूंगा, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना उससे भी ज्यादा प्रेशर लगा दूं। ये देखो उससे ज्यादा प्रेशर इस पिस्टन से लगा रहा है, उससे भी ज्यादा प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जब उससे भी ज्यादा प्रेशर लगा दूंगा, अब तो भैया पानी इधर साल्ट सॉल्यूशन से इधर फ्रेश वाटर की तरफ आने लगेगा। और वो जो समुद्र वाला पानी है ना खारा खारा, आपको उससे क्या मिल जाएगा, जो साल्टी वाटर है उससे हमें फ्रेश प्योर वाटर मिल जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तुम्हारे घर में जो RO लगा है ना उसमें यही फिनोमेना लगा है बेटा। तो देखो बेटा क्या हुआ रिवर्स ऑस्मोसिस, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड कब, इफ प्रेशर लार्जर की बात हो रही भैया देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड। सॉल्यूशन साइड में अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दें क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है ना। तो ये चार हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया। बोले बेटा अब यहां पर एक लास्ट टॉपिक आपका बच रहा है, एबनॉर्मल मोलर मास। अरे ये क्या हो गया यार, एबनॉर्मल क्या होता है। एक्चुअली मैं इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूं मॉलिक्यूलर मास किसी भी अननोन सब्सटेंस का डिटरमाइन करने में। तो देखो बेटा टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट हो गया किसमें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में। इसलिए वो ज़्यादा बेस्ट मेथड नहीं है टू डिटरमाइन द मोलर मास। तो वो जो मोलर मास हम ऑस्मोटिक प्रेशर से डिटरमाइन करते हैं वो सबसे परफेक्ट मेथड है, क्योंकि वहाँ हम हीट वगैरह नहीं करते। ठीक। अब बेटा ये वास्तव में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दीज आर यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। लेकिन अगर वहां उन मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाए तो जो मैं ऑब्जर्व करूंगा वैल्यू और जो कैलकुलेट कर रहा हूं वैल्यू उसमें डिफरेंस आएगा, और वो जो डिफरेंस आए उससे हमको मोलर मास एबनॉर्मल मिलेगा। यानी ऑब्जर्व कुछ और, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑब्जर्व जो करेंगे वो कुछ और, कैलकुलेट करेंगे कुछ और। तो यहां पर वन हाफ ने एक फैक्टर दे दिया, बोल दिया आई, इसको हम लोग बोलते हैं वन हाफ फैक्टर। जब वहां पर डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा तो हम लोग आई ले लेंगे। आई 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 माने वो माइनस वाला नहीं, आई वन हाफ फैक्टर। तो क्या होगा बेटा, नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास का जो रेशियो लोगे दैट इज द आई। ठीक है ना। यह और भी हो सकता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो है वो भी हमारा आई बोल दिया जाता है, जिसको मैं बोलता हूं आई ओ सी। ओ माने ऑब्जर्व्ड, सी माने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आई वन हाफ फैक्टर। ठीक है ना बेटा। हम यहां पर इस आई को इस तरह से भी ले सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या आफ्टर डिसोसिएशन, यानी टूटने के बाद या आफ्टर में टूटने के बाद या जुड़ने के बाद। और ये कौन सा,
बिफोर यानी टूटने से पहले या जुड़ने से पहले, एसोसिएट होने से पहले, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, इनका रेशियो ले लीजिए, या क्या हो जाएगा आई, या बोलो ना ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो ले लो, वो हो गया आई। और नॉर्मल मोलर मास या ऑब्जर्व्ड मोलर मास यानी एबनॉर्मल मोलर मास की जो रेशियो लोगे वो क्या हो जाएगा आई, ठीक है ना बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। तो जो भी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनके साथ आई और लगा दो, वन ऑफ फैक्टर, अब वाई तभी आई तभी लगेगा जब क्या हो जाएगा वो एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो ये देखो ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल्स टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, हो गया। ये देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू मोलैरिटी। ये देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैरिटी। ये देखो ना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा पाई इक्वल्स टू आई इंटू मोलैरिटी इंटू आर टी। कितना सिंपल, याद हो गया भाई। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पीओ माइनस P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। बोलो क्लियर हो गया। इधर चलो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी, और ये देखो पाई इक्वल्स टू आई इंटू मोलैरिटी इंटू आर टी। तो आप इन सब का इस्तेमाल करके यहाँ पर क्या निकाल सकते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कौन सी वाली, ऑब्जर्व वाली। उस ऑब्जर्व वाले से आप क्या निकाल सकते हो उसका मोलर मास, कौन सा वाला ऑब्जर्व वाला यानी एबनॉर्मल मोलर मास। हाँ यहां पर अगर आप चाहो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आई का एक रिलेशन लिख सकते हो। तो क्या हुआ बेटा, वो रिलेशन आप समझ लो, थोड़ी सी आपको आसानी हो जाएगी। फॉर डिसोसिएशन, जब डिसोसिएशन होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा की बात करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा बराबर, तो ये देखो आई माइनस वन अपन एन माइनस वन। जब डिसोसिएशन हो रहा होता एन क्या हो रहा है, जितने मोल्स टूटने के बाद आए, जैसे NaCl को तोड़ोगे तो एन क्या हो जाएगा 2, एक कैटायन एक एनायन मिलेगा। Na2SO4 ले लो बेटा तो 2 Na प्लस आयन एक सल्फेट आयन 3 मिलेगा, तो एन कितना हो गया 3। ये बात समझ में आ रही ना। जैसे K4FeCN6 ले लो, 4 K प्लस आयन और एक FeCN6 माइनस आयन 5 आ गए, तो एन कितना हो गया 5। यानी एन क्या हो रहा है, जितने मोल्स आयंस के मिल रहे हैं, जितने पार्टिकल्स आयंस के मिल रहे हैं डिसोसिएशन के बाद। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी फॉर एसोसिएशन क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा, अल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस आई अपन 1 माइनस 1 अपन एन। ये एन क्या हो गया, फिर वो पार्टिकल जितने एसोसिएट हो रहे हैं, अगर वो डाइमर बनाएंगे तो एन हो गया 2, ट्राइमर बनाएंगे तो एन हो गया 3, टेट्रामर बनाएंगे तो एन हो गया 4। भाई तुम्हारे पेपर में डाइमर के आगे नहीं पूछेगा, ठीक है ना। एन हमारा क्या हो गया 2। और फिर अब आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में जिसमें हमारी आपसे बात होगी इन चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की। तो देखो बेटा हमने आपके साथ शेयर कर लिया 1 शॉर्ट वीडियो, एक बार में पूरा का पूरा सॉल्यूशन चैप्टर। कितना इंपॉर्टेंट, कितने आसानी से आपने पूरा का पूरा चैप्टर एक ही बार में तैयार कर लिया। एक शॉट मारो और गया सिक्सर, विनर बने आप। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक अगले चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।